गुड इवनिंग साथियों। गुड इवनिंग साथियों। गुड इवनिंग साथियों, वेलकम अगेन इन गुड इवनिंग साथियों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन इंग्लिश तान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब की एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट पर। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के जो सिंटेक्स टॉपिक है उसका चैप्टर है वर्ब, उसको क्लियर करेंगे। ये एक्सरसाइज 9 to 12 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 11-12 के लिए, क्योंकि उनके यहाँ ये एक्सरसाइज एक्सेलेंट बुक में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेट हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए है। इवन आप कॉम्पिटिटर भी हैं तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि 20 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं और 20 सेंटेंस सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कतई स्किप मत करिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा मुझसे पहले आप सेंटेंस को सॉल्व करें, उसके बाद आंसर मैच करें, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका सही आंसर क्या है। और इसको बाकायदा नोट्स के साथ ही काम करें, नोट्स बनाएं, तब आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर आपने इससे पहले वर्ब नहीं पढ़ी है तब भी ये अलग अलग अगर रूल्स बनते हैं तो आपको उतने ही रूल समझ में आएंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात यहाँ पर नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा हर एक चीज़ को। ठीक है, कोई होगा जिसको ये लगेगा कि नहीं पहले तो वर्ब पढ़ाया ही नहीं, तो अभी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इसी में वर्ब भी आपकी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ा भी दूंगा। ओके, तो देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये आपका सिंटेक्स का टॉपिक है। अगर हम फर्स्ट ईयर इंटर की बात करें तो, और 9 to 10 की अगर बात करें, उनके यहाँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। इफ़ माई फादर विल अप्रूव, अगर हिंदी देखें यहाँ पर तो हिंदी है, अगर मेरे पापा ये अप्रूव कर देंगे, ये मतलब कंफर्म कर देंगे, देन आई विल गो टू मुंबई, तभी मैं मुंबई जाऊँगा। ठीक है, इसको कई तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस कर सकते हैं। मैं आपको इसको दो तरीके बताने वाला हूँ, जिस तरह से इस सेंटेंस को ही नहीं, आप चाहे किसी भी तरह का इस तरह का सेंटेंस आएगा वो आप कर ले जाएंगे इन वेरी शॉर्ट। आइए जल्दी से जानते हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा और मिटाते चले जाऊंगा, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है अच्छे से आपको समझाना है, इस वजह से तो स्किप मत करिएगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पहला सेंटेंस है आप देख पा रहे हो, दो क्लॉज का सेंटेंस है। कितने क्लॉज का है? दो क्लॉज का। क्लॉज का मतलब ये होता है जब एक बात किसी तरह की कही गई हो और उससे रिलेटेड दूसरी बात हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो अगर ध्यान दें, यहाँ पर इफ से लेकर अप्रूव तक पहला क्लॉज है और आई से लेकर मुंबई तक दूसरा क्लॉज है। क्लियर? तो पहला तरीका, मैं दो तरीके इसके बताने वाला हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे दो तरह का डायग्राम बना रखा है। अब पहला तरीका सुन लीजिए, पहला सेंटेंस है ये, पहला तरीका इसका, और दूसरा तरीका ये। ओके, पहले तरीके में आप देख पा रहे हैं, अगर दो तरह के फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किए गए हैं दोनों क्लॉज में। ठीक है, अगर दोनों क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट के कंडीशंस को या फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस को यूज़ किया गया है, तो ये सरासर ये जो है कतई सही तरीका नहीं है, इसको आप तुरंत एरर में ले आएंगे। मतलब आप समझ लीजिए, अगर सिंगल क्लॉज में या दूसरे क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज में या सेकेंड क्लॉज में फ्यूचर का कोई सेंस आता है तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। अब सवाल ये है सही क्या होगा, है ना? गलती तो पकड़ में आ चुकी है कि यहाँ पर या तो ये गलत है या तो ये गलत है, एक वर्जन कोई सही। अब सही क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिस भी क्लॉज में इफ लगा हो, व्हेन लगा हो, अनटिल लगा हो, अनलेस लगा हो, एज सून एज लगा हो, ये सारे, अभी और भी हैं, है ना? इट इज, जब मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ूंगा तो बता दूंगा मैं। अगर इस तरह के कोई वर्ड्स आए हैं जिसको आप कंडीशनल वर्ड कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसमें बनाएंगे। ओके, और दूसरे वाले क्लॉज को आप किस में रख देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहने देंगे। दूसरे क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहने देंगे। एक बात यहाँ पर याद रखनी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंडीशनल वर्ड्स हैं वो फर्स्ट क्लॉज में ही आए, ये हो सकता है दूसरे क्लॉज में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करिए इस रूल को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ और माई फादर विल अप्रूव। विल अप्रूव का मतलब यहाँ से दोनों तरफ विल है, तो या तो ये हटेगा या तो ये हटेगा। सवाल हटाएं किसको, तो जवाब ये है कि आप चूंकि इफ़ यहाँ लगा हुआ है इसलिए इफ इस विल को हटा दीजिए। अब विल को हटा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट हट जाएगा। अब बनाना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करनी होती है। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है और गोज एस या ई एस लगाने वाली फॉर्म को हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको विल हटाना है, माय फादर अप्रूव्स हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। ओके, आइए सेकेंड सेंटेंस है 5 टाइम्स 5 आर 25। 5 टाइम्स 5 आर 25। देखिए ज़रा, 5 टाइम 5 आर 25। यहाँ पर ये जो 5 टाइम्स है, मतलब जो 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ये एक कंप्लीट वर्ड है ना। तो ये जब कंप्लीट वर्ड है तो इसमें आप एस को मत देखिए। ठीक, जैसे कि न्यूज़ का इसका ये मतलब नहीं है, एस का ये मतलब नहीं है, प्लूरल हो गया। मैथमेटिक्स इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल हो गया, सब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस वजह से यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। ओके, आइए जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस मेरे ख्याल से यही कॉन्सेप्ट आपके, अगर आपको ये थर्ड सेंटेंस आ गया तो आपको सेवेंथ सेंटेंस भी आ जाएगा। तो अगर आपको सेवेंथ सेंटेंस समझना है तो इस थर्ड सेंटेंस पर ज़्यादा गौर करिएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये भी दो क्लॉज का सेंटेंस है ना। शी हैज़ लेफ्ट, सॉरी, द पेशेंट डाइड यहाँ तक, और बिफोर द डॉक्टर केम ये दूसरा क्लॉज है। अब देखिए, ऐसा कोई भी दो क्लॉज का सेंटेंस बना हो जिसमें कोई काम एक पहले हुआ हो और एक कोई काम बाद में हुआ हो। ठीक है, कोई काम बिफोर हुआ हो और उसके बाद में कोई काम हुआ हो, तो ऐसे क्लॉज, ऐसे सेंटेंस को उसको हम कैसे बनाएं। तो बहुत आसान कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या करें, जो पहले हुए हों उसको आप पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जिसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और जो काम बाद में हुआ हो उसको आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वापस सुन लीजिए, अगर जो काम पहले हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट यानी वर्ब की हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो आइए ज़रा इसको सेंटेंस को हम दोबारा करते हैं। लिखा है द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। एक काम यहाँ पर हुआ है मरने का, और एक काम यहाँ हुआ आने का, डॉक्टर के आने का। काम कौन सा पहले हुआ है, मरने का। कौन मरा है, पेशेंट मरा है। तो इसका मतलब इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो बनेगा पेशेंट हैड डाइड। क्या बन जाएगा, पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा। और दूसरा क्लॉज किसमें बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डॉक्टर केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, इस तरह ही आपने देखा कि ये हो गए। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस हम लोगों ने कर लिया है। जल्दी से चौथा सेंटेंस करते हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अगले वीडियो में उसका सलूशन दूंगा। और आप किसी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ये चौथा सेंटेंस है, शी हैज़ लेफ्ट स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। अगर अब जैसे जो मैंने थर्ड सेंटेंस बताया आपको, तो आप 7 सेंटेंस कर ले जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर का सेंटेंस, या आगे भी शायद अगर मैं देख पा रहा हूँ कोई हो तो, मुझे 7 दिख रहा है फिलहाल अभी, है ना। तो आइए, अगर आपने चौथा सेंटेंस समझ लिया तो आइए जानिए कौन कौन सा सेंटेंस आप समझ सकते हैं आसानी से। पांचवा समझ सकते हैं, और आठवां समझ सकते हैं, और इसी तरह मेरे ख्याल से
कोई और भी सेंटेंस है ना, कई सेंटेंस समझ सकते हैं, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर किसी सेंटेंस में लास्ट लिखा है, क्या लिखा है, लास्ट, और उसके बाद कुछ भी लिखा हो, नाइट लिखा हो, कोई नाउन आ जाए, है ना, कोई भी नाउन आ जाए, लास्ट लगाकर नाम आ जाए कोई भी, जैसे नाइट है, डे है, ईयर है, मंथ है, कुछ भी आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को आपने किस में बनाना होता है, इसमें बनाना होता है आपको पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, जिसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए ज़रा देख लेते हैं इसको, सेंटेंस को। यहाँ लिखा हुआ है यस्टरडे, क्या लिखा है, यस्टरडे, और टेंस बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। बनाना किस में चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा ही हैज़ गॉन की जगह, ही हैज़ गॉन की जगह वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ओके, यस्टरडे नहीं हटाएंगे आप। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं अगर यस्टरडे हटा दे तो, ना, आपका टॉपिक वर्ब है और किसी क्लू वर्ड के हिसाब से वर्ब को चेंज किया जाता है, ना कि उस क्लू वर्ड को ही चेंज कर देंगे। ओके, आइए ज़रा अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। पांचवा सेंटेंस हो गया। छठा देखिए, 100 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है 1000 रुपया, सॉरी 100 रुपया कोई बड़ा सम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है इन दिनों। इन दिनों कोई 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अगर कोई अमाउंट, कोई डिस्टेंस और कोई वेट अगर फिक्स है और डिवाइडेड है, इसको हम अनफिक्स भी कह सकते हैं, तो क्या होगा, तो वो सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा। ठीक है, कहा गया 100 रुपया, पूरी इस 100 रुपए की बात हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये फिक्स अमाउंट है, डिवाइडेड नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर आर की जगह इज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रुपीज इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, सॉरी, इज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कैसे इसका प्लोरल कैसे बन सकता था, जैसे 100 रुपीज़ आर डिवाइडेड, तब हो जाता 100 रुपीज़ आर डिवाइडेड फॉर टॉफ़ीज़, फॉर बाइंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ख़रीदने या खर्च करने के सेंस में आ जाता, तो हो जाता। अगला सेंटेंस नंबर 7, जैसा कि अभी 6 किया, 7th आ गया, है ना। तो 7th आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइएगा क्या हुआ है। 8th नंबर आ जाइए, आई हैव हियर्ड द न्यूज़ एन ईयर एगो। मैंने आपको बताया था अगर आप 5th कर लेंगे तो आप 8th भी कर लेंगे। कैसे, कि 5th नंबर में देखिए यस्टरडे आ गया, उसी तरह अगर किसी सेंटेंस में एगो आ जाए तो क्या हो, और बिफोर आ जाए तो क्या हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट और फ्यूचर में लगा सकते हैं, जबकि एगो सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं क्या मीनिंग आ रहा है। लिखा है आई हैव हियर्ड द न्यूज़ एन ईयर एगो, 1 साल पहले मैंने ये खबर सुनी थी। तो जब 1 साल पहले आपने ये खबर सुनी है तो ये मामला पास्ट में नहीं जाएगा, ये आपका सॉरी पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर हैव हियर्ड की जगह सिर्फ हियर्ड हो जाएगा, ये गलत ये सही। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, ये भी हो गया। आइए 9th नंबर का सेंटेंस, ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट एस। अगर आपको ये ना 9th नंबर का सेंटेंस आ गया, इफ यू गेट द सेंस ऑफ 9th नंबर सेंटेंस, देन यू विल नो द कंडीशंस ऑफ एक और सेंटेंस है, मतलब 9 की तरह ही है, उसको अगर अच्छे समझेंगे ये। ठीक है, ये 17, 9 आ गया तो 17 भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब एक रूल से जुड़े हुए कई सेंटेंस की प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज ने करवाई है। ओके, आइए ज़रा ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में आपके सिंस या एवर सिंस लग जाए, ठीक, तो 2 क्लॉज का सेंटेंस बनेगा। मतलब सिंस या एवर सिंस लगता है तो 2 क्लॉज का सेंटेंस बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ वाले सेंटेंस को आपने पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है, और पहले वाले सेंटेंस को आपने प्रेजेंट में बनाना होता है। किसमें, प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। ज़्यादातर ये सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाते हैं। जैसे मीनिंग आ रहा है ही इज़ इल, वो बीमार है जब से तुम गए हो, जब से वो गया है तब से वो बीमार, मैं बीमार हूँ, वो बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिंस लगने के कारण ये इज़ इल जो है किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ बीन इल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन इल हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, हैज़ बीन, बीन क्यों लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, हैज़ एच वी है यहाँ पर और बीन एम वी है, याद रखिएगा। क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए एम वी थर्ड है, बी, बीन, बीन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा नाइन्थ भी हो गया, और अब आ गई बारी हमारे टेंथ की। आइए जल्दी से समझ लेते हैं टेंथ का क्या कंसेप्ट है। टेंथ ज़रा देखिए ज़रा, अगर किसी सेंटेंस में मेनी लिखा हो तो क्या हो, और किसी सेंटेंस में मेनी आ या मेनी एन लिखा हो तो क्या हो। अगर मेनी लिखा है तो प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है, जबकि मेनी आ लिखा हो चाहे मेनी एन, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर। तो आइए ज़रा ध्यान देते हैं, यहाँ आया क्या है, मेनी आ गया। ठीक है, तो चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी, सिमिलर होनी चाहिए थी। यहाँ जबकि कैसी हैं, हैव है ना, तो हमको क्या करना होगा, मेनी, मैन तो सही है, मैन तो है नहीं, ये तो सही है, तो मैन हैज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन हैज़ हो जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। फिर देखिए, द पुअर इज माइजरेबल, द पुअर इज माइजरेबल। देखिए जरा, पहले तो द पुअर कंडीशन समझ लीजिए। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। क्या हो गया, गरीब लोग। इसका मतलब ये प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो क्योंकि एक तो है नहीं, सभी गरीब लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ लिखा क्या है, इज लिखा हुआ है, तो हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 12। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर। देखिए, अगर कोई दो सब्जेक्ट हों, ठीक है, और वो को रिलेटिव कंजंक्शन या को रिलेटिव एडवर्ब से जुड़े हों, जिसका नाम एज वेल एज हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, एक्सेप्ट हो, लाइक हो, अनलाइक हो, विद हो, या टुगेदर विद हो। मतलब ऐसे किसी भी कनेक्टिव वर्ड से कोई दो सब्जेक्ट अगर जुड़ गए, तो जो वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी, वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। किस हिसाब से आएगी, पहले वाले हिसाब से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दो सब्जेक्ट है, एक सोहन और एक हिज पेरेंट्स, तो अब जो वर्ब आने वाली है वो सोहन के हिसाब से आएगी, चूंकि यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है ये दोनों सब्जेक्ट, वो एज वेल एज से जुड़े हुए। इसका मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा कि पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से किस कंडीशन में रूल है ये, है ना। तो आपको ये एज वेल एज मैंने लिख दिए, अब इसको नोट कर सकते हैं, और इसको नोट करके थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, सोहन चूँकि सिमिलर है और यहाँ पर वर यूज़ किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर वर की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा। वर गलत है और वॉज सही है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि जब कभी एज वेल एज आ जाएगा, या टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो सिंगुलर, प्लूरल होगी तो प्लूरल। इस रूल में ये नहीं कहा जा सकता कि प्लूरल ही होगी कि सिंगुलर, क्योंकि डिपेंड करता है पहले वाले सब्जेक्ट पे। अब आप हमसे पूछेंगे कि तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से कब आएगी। अगर बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लाना है, तो जो कनेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए वो होने चाहिए ईदर और, नीदर नॉर, या और। इस तरह के अगर वर्ड्स हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं सेंटेंस नंबर 3। देखिए, जो मैं बात कर रहा था वो आ गया है ना। अगर मान लीजिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको, अगर मुझे यहाँ वर रखना है तो ये कनेक्टिव वर्ड हटना चाहिए था, नीदर नॉर या ईदर और से जुड़ जाना चाहिए था। ठीक, यही 13 नंबर का सेंटेंस आ गया है। अब यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं वो और से जुड़ गया है, तो अब जो वर्ब आने वाली है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अब बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आई है, और आई के साथ इज भी कभी सूटेबल नहीं होता।
इसीलिए आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए सेंटेंस नंबर देखते हैं 14। सेंटेंस नंबर 14 की अगर हम बात करें तो एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लॉस्ट, हर किताब और हर एक पेन खो गए थे, है ना। तो आइए अगर कोई सेंटेंस एवरी, ईच, ईदर, ईदर और नीदर, एवरी, ईच, ईदर और नीदर से जुड़ता है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। सारी चीज़ें सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, एवरी बुक है, सही है, बुक्स नहीं है। एवरी पेन है, पेन सही है, पेन्स नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वर हो गया। तो यहाँ पर वर की जगह क्या हो जाएगा, वर रॉन्ग है क्योंकि प्लोरल होती है, वॉज हो जाना चाहिए क्योंकि यही सिंगुलर होता है। ओके, उम्मीद है बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, द हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग, जो घोड़ा है और गाड़ी है दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक से जुड़े हुए हैं। तो इसको समझिए ज़रा, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और पहले वाले पर आर्टिकल लग जाए, इसको ए एंड द कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंड लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट हॉर्स है, दूसरा सब्जेक्ट कैरिज है। तो अब सवाल यह है कि वर्ब कैसी हो, सिंगुलर या प्लूरल। तो ध्यान देना पड़ता है आर्टिकल की तरफ। अगर एक तरफ आर्टिकल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कैरिज, यहाँ पर इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। क्रॉस क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर मुझे यहाँ आर रखना है तो दोनों तरफ आर्टिकल होना चाहिए था। कैसे, दोनों तरफ, दा यहाँ पर भी या दा यहाँ पर भी हो जाता, आ या आ हो जाता, या एन हो जाता। ओके, बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। चूँकि मैं रेगुलर नहीं रहता, इस तरह की शिकायत है आपकी, आप दुआ करें, कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड किए जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ईदर राम और सोहन, अभी इस बारे में मैंने बात की थी आपसे, नंबर था कौन सा, 13, ठीक है। तो ईदर और, नीदर नॉर से जो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है ना। तो यहाँ पर देखिए बाद वाला सब्जेक्ट था आई, तो यहाँ इसकी जगह एम हो गया था। तो यहाँ सोहन के साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे देखिए ज़रा, फिर है द स्कूल वॉज क्लोज सिंस यस्टरडे, ये सेंटेंस नंबर 9 था। हमने यहाँ पर समझाया था कि सिंस के साथ बाद वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं जो कि हुआ है, और पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट में या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं सेंस के बेसिस पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंस लग गया है, पास्ट या कोई टेंस तो आया नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हैज़ बीन कर देंगे, द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड। क्लियर। अगला नंबर है 18 का। 18 को अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको 15 समझाया था क्या, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं और पहले वाले पर सिंगल आर्टिकल हो तो वर्ब कैसी, सिंगुलर, दोनों तरफ आर्टिकल हो तो प्लूरल। क्योंकि यहाँ पर आर की जगह क्या हो गया था, इज हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9th में, सॉरी 18 में एंड लगा हुआ है, दो तरफ सब्जेक्ट है मैनेजर और सेक्रेटरी, ठीक है, और पहले वाले पर आर्टिकल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आर नहीं होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। वजह समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो यहाँ आर गलत है, इसकी जगह पर इज हो जाएगा। 19th आ जाइए, ही हैज़ कम हियर इन द मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसको समझने वाली बात यह है, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कंसेप्ट है, ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए। दो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, मॉर्निंग की बात कही गई है, क्या कही गई है, मॉर्निंग, और कही कब गई है, अभी कही गई है, अभी, है ना। इसका मतलब ये मामला कैसा हो गया है, पास्ट का हो गया है, लेकिन पास्ट से रिलेट कर गया है प्रेजेंट। जब कभी पास्ट से प्रेजेंट रिलेट कर दिया जाता है तो वो टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए बोलेंगे ही हैज़ कम हियर इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मामला पास्ट का चला गया है तो आप उसको पास्ट में रहने देंगे, मामला बन जाएगा इसका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा यहाँ पर केम, क्या हो जाएगा आंसर, केम। ही केम हियर इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, ही केम हियर इन द मॉर्निंग। क्लियर। दोबारा समझ लीजिए, मॉर्निंग की बात कही गई है और बात अभी की हो गई, इसलिए हो गया मामला पास्ट का, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हो जाएगा केम। आखिरी सेंटेंस है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अच्छा सेंटेंस माना जाता है ये। अगर चीज़ें इट से जुड़ती हैं तो उसके साथ या तो इज लगेगा या तो वॉज लगेगा।
उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और उसके बाद वर्ब आती है। क्लियर? ये रूल है, मतलब आपको समझना क्या है, सारी चीज़ें एक साथ समझ लीजिए। इट के साथ इज या वॉज ही आ सकता है क्योंकि सिंगुलर होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव केस आना मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे समझिए इट इज है या तो इट वॉज है, ही नहीं हो सकता, ही होगा, हिम नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, तो ये जो वर्ब होती है वो इस सब्जेक्ट के लिहाज से आती है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है डन। डन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। डन कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना एच वी के आ नहीं सकती। इसका मतलब या तो यहाँ पर एच वी लगेगी, हैज़, ही के साथ हैज़ ही लगेगा, या तो इसको पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा, इट इज़ ही हु डिड इट। दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो यहाँ पर हैज़ डन करिए, या तो इसको डिड इट करिए। दोनों तरीके का ये सेंटेंस बन सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने 20 सेंटेंस आपको समझाए, कुछ और रह गए हैं, इसको कल करेंगे। इसमें करीब 49 सेंटेंसेस हैं, 49 सेंटेंसेस हम लोग एक साथ करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर किया होगा, और आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस के लिए मैं कई रूल को सिखा रहा हूँ आपको, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आसानी से पढ़ सके विदाउट गोइंग टू एनी कोचिंग। बिना कोचिंग जाए भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन डेली टू डेली मुझे आपके लिए वीडियो अपलोड करना होगा, इसलिए आपको करेज देना पड़ेगा मुझे, ताकि ये काम मैं आपके लिए कर पाऊँ। चलिए आइए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मेरे और दूसरे चैनल्स के लिंक्स मिलेंगे, प्लीज़ वहाँ पर भी सपोर्ट ज़रूर करिएगा। किसी तरह की क्वेरी हो आप उसको पूछिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।